नमस्कार, सुमेश गितौड़े क्लासेस स्पीक पर पुनः आप लोग का स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं मोटिवेशन फॉर यू, जिसमें हम लोग नेट से क्वालिफाई हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पर चयनित हैं, ऐसे कैंडिडेट को हम आपके सामने लाते हैं ताकि जो अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं नए पीढ़ी हमारे, उसको कुछ मोटिवेशन मिल सके, कुछ नई जानकारी मिल सके। इसी क्रम में आज हमारे बीच मिस गीतांशी आदित्य जी हैं, जो कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, वो भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गीतांशी हमारे चैनल में। तो ये तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने नेट और जेआरएफ क्लियर किया है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा अगर सीरियस अटेम्प्ट कहा जाए तो सेकंड था। हाँ। एक मैंने जस्ट कॉलेज खत्म होने के बाद एमए कंप्लीट करने के बाद एक अटेम्प्ट किया था, तो वो सिर्फ एक ट्रायल अटेम्प्ट था। उसके अलावा ये थर्ड अटेम्प्ट एक तरीके से कह सकते हैं। सीरियस अटेम्प्ट मेरा सेकंड था। जी 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 जी। मैं थोड़ा सा आपसे परिचय लेना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में जानें कि आप कहाँ से जॉइन करते हैं, आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई। मेरा नाम गीतांशी आदित्य है और मैं भारतवार की रहने वाली हूँ। मेरी जो स्टार्टिंग की 1 से लेकर 10th तक की जो सारी स्टडीज़ है वो मैंने अपनी लोकल स्कूल से ही की है, जो कि ग्रीनफील्ड स्कूल अगर आप जानते हो तो। और उसके बाद फिर मैंने अपना 11th और 12th जो है वो एनएनए कॉन्वेंट स्कूल सक्ती से किया है। उसके बाद सक्ती के जो जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज है वहाँ से मैंने अपना बीए और साथ ही एमए भी कंप्लीट किया है, और वो दोनों मैंने प्राइवेट किया है। जी जी जी। तो देखिए, सबसे अच्छी बात है कि प्राइवेट ग्रेजुएशन है, पीजी है, लोकल रहने वाले हैं हमारे आसपास की, उसके बाद भी नेट जेआरएफ जैसा एक कठिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो ऐसे कैंडिडेट जो कहते हैं कि हम लोग रेगुलर पढ़ाई नहीं किए हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, इंग्लिश जैसा टफ सब्जेक्ट है, उनके लिए मोटिवेशन के रूप में है गीतांशी जी हमारे बीच। तो आज हम उनसे जानेंगे कि ये जो पूरा नेट जेआरएफ की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई। तो गीतांशी जी ये बताइए, आपका ये नेट जेआरएफ की ओर रुझान कैसे गया आपका? एक्चुअली सर मेरे दोनों पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों ही टीचर हैं जी। मेरे पापा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोरथा में लेक्चरर हैं और अभी प्रिंसिपल के तौर पे पदस्थ हैं। जी जी। और मेरी मम्मी भी एक लोकल स्कूल है बालीवाल में, जी। विद्याभूमि इंग्लिश मीडियम जी स्कूल, जी। वहाँ पे प्रिंसिपल रही। जी जी। तो स्टार्टिंग से घर में एक पढ़ाई का माहौल हमेशा से ही रहा है। जी। और क्योंकि पेरेंट्स हमेशा टीचर रहे हैं और फिर मुझे भी उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखता रहा, तो एक मतलब नेचुरल रुझान रहा है उसकी तरफ। जी। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसी फील्ड में जी आगे जी। बढ़ूँगी। तो आपने सबसे पहले जो अटेम्प्ट दिया वो सेट का दिया या नेट का दिया? मैंने पहले नेट का अटेम्प्ट दिया। नेट का अटेम्प्ट दिया। अच्छा, इसमें बताइए, जैसे आपको गाइडेंस कहीं से लेना पड़ा इसके लिए कि मेरे को नेट की ओर जाना है या फिर एपी बनना है, ऐसा कुछ? वो सारा गाइडेंस मैंने घर से ही प्राप्त किया है, क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे कि मैं आगे इसी फील्ड में जाऊँ। हालांकि मैंने पहले 1 साल कोटा में तैयारी की है जेई के लिए। अच्छा। जेई के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, क्योंकि 12th तक मेरा मैथ सब्जेक्ट था। अच्छा। और सब अच्छा था, लेकिन जब मैं कोटा गई तो वहाँ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण वापस घर आना पड़ा। जी जी। तो 2 से 3 महीने घर में रहने के बाद जब आप वापस जाएंगे तो कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। तो फिर मैंने उसे छोड़ा, फिर घर में डिसाइड किया कि ज़्यादा जो मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है वो ज़्यादा इंग्लिश की तरफ है। और उसमें भी मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों के साथ कनेक्ट होना और हर चीज़ मुझे पसंद है। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ बढ़ूँगी। तो पूरे कैरियर गाइडेंस में मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया कि हाँ, जो करना है करो, अच्छे से करो। अच्छा, ये बताइए मेरे को, जो इसकी जो सब्जेक्ट की तैयारी है आपकी, जैसे इसमें 2 पेपर होते हैं जैसे बताएं, फर्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का है। हाँ। और सेकंड आपका सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पेपर की तैयारी आप कैसे की है? फर्स्ट पेपर की तैयारी में यूट्यूब बहुत हेल्पफुल रहा। जी। हालांकि मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ था। अच्छा। और क्योंकि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि कहाँ से पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चंस अभी ट्रेंड्स में चल रहे हैं, उसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक गाइडिंग सोर्स हो। तो शुरुआत में मैंने यूट्यूब का यूज़ किया था ताकि मैं बेसिक्स जान सकूँ। उसके बाद फिर मैंने एक कोर्स परचेस कर लिया था। अच्छा। जो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये मेरे हिसाब से बेटर है, या जिनका पढ़ाना मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने उनका एक कोर्स जो है वो परचेस कर लिया था।
फिर मैंने एक बार के अटेम्प्ट में उसको अच्छे से समझा जी। कि क्या ट्रेंड्स हैं। जी। साथ में PYQs बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत अगर ज़रूरी प्रीवियस है। ईयर क्वेश्चंस जी, अगर आप अच्छे जी, से कर लेते हैं जी। तो आधा आप एक तरीके से विनिंग हो जाती है विनिंग हो आपकी। जाती है। हाँ, जी। तो मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे सॉल्व किए थे, मॉक टेस्ट बहुत सारे लिए जी। थे। साथ में एक बार क्लैरिटी की कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे। ऑनलाइन मैंने फिर वहाँ से जी, किया था। कुल मिला के अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने जरूरी है। हाँ। उसके बाद एक प्रकार से क्वेश्चन का स्तर पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। कितने कौन से सब्जेक्ट में या कौन से, जैसे पेपर वन के अंदर 10 जी। अलग-अलग टॉपिक्स हैं। जी, जी। आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ना है, आपको टीचिंग जी। एप्टीट्यूड पढ़ना है, कम्युनिकेशन है, जी। रिसर्च है। हाँ। तो ये सब की तैयारी अलग-अलग तरीके से जी। करनी होती है। किसी में आपको बहुत ईज़ी क्वेश्चंस हाँ। होते हैं, किसी में बहुत टफ क्वेश्चन जी। होते हैं। तो उसके हिसाब से कैसा करना है वो एक टीचर अच्छा गाइड कर सकते जी, हैं। और अगर आप बहुत अच्छे से यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं तो वो आपको कोर्स परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में इतना मटेरियल मटेरियल है है। कि आप बहुत इजीली उसका यूज़ कर मतलब सकते सोशल मीडिया बहुत इम्पैक्ट करता है हाँ, अभी के बिल्कुल, समय में, बिल्कुल। है ना? ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के सहारे आप सफल नहीं हो सकते। मतलब एकदम एक तरफा सोशल मीडिया में नहीं जाना है, कुछ बुक्स वगैरह भी प्रिफर करना है आपको, हाँ। है ना? वो जरूरी है। जैसे मैंने PYQs की जो बुक जी। है वो मंगाई हुई थी जी, जी। मेरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए भी और पेपर जी, वन जी, के लिए भी। जी। तो मैंने उन दोनों का यूज़ किया जी। था और उसके बाद फिर मैं जी। जो है इसके लिए पूरा प्रिपेयर कर पाई थी। अच्छा, सब्जेक्ट में आते हैं, आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें उसकी तैयारी के लिए क्या आपने तरीका अपनाया और साथ ही कुछ जो बुक्स वगैरह हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं थोड़ा। एक तो स्टार्ट में क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जी। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप एक किसी से डायरेक्शन लें। जी। तो यूट्यूब में कुछ टीचर्स हैं जो जी। कि बहुत अच्छा एक आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर जी। सकते हैं। जी। जैसे मेरे सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो ऐश्वर्या पुरी है, जी। अड्डा 24/7 जी, में जी, पढ़ाती हैं। जी। उनकी क्लासेस बहुत हेल्पफुल रही जी। मेरे लिए। फिर उन्होंने ही उसमें कुछ बुक्स वगैरह सजेस्ट की, जैसे एक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स करके जी। एक बुक है, जी। एक हिस्ट्री की बुक है जी। विलियम जे लॉन्ग की। जी। वो सब अगर आप बेसिक्स पढ़ लेते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों जी। की क्लैरिटी हो जाती है। जी, जी। फिर आपको PYQ सॉल्व करना जी। है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में स्पेशली अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो उसका कोई सेट सिलेबस नहीं है। जैसे जब हम लोगों को स्टार्ट करवाया जाता है पढ़ाना तो ये ज़रूर बताया जाता है कि हमारा कोई सेट सिलेबस नहीं है। आप हिंदी में जाएंगे, चाहे आप सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट लें, सब में एक सेट सिलेबस है कि आपको इस चैप्टर में से ये चीज़ें पढ़नी है। लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है, आपको पूरा ब्रिटिश लिटरेचर दे देगा, अमेरिकन लिटरेचर दे देगा, तो वहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं होती है, इसलिए आपको बस पढ़ते जाना है। बस कुछ बेसिक है वो सब में पढ़ना होता है, फिर आपको अपने जो दायरा है वो बढ़ाते चले जाना है। तो मैंने सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व जी। इसमें आपको ऐसा कुछ लगा कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें पर्टिकुलर इस टॉपिक से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या इस टॉपिक पर हमको कुछ ज़्यादा जोर देना चाहिए? रीसेंट ट्रेंड्स जो है ना वो हर सेशन के साथ बदलते जा रहे हैं। जैसे एक तो मेन है कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना ही जी। है, क्योंकि जो पूरा इंग्लिश का जहाँ से समझिए स्टार्ट है वो पूरा ही ब्रिटिश लिटरेचर के साथ है कि आप स्टार्टिंग से चौसर से पढ़ते आएंगे और उसके बाद फिर आपको आगे आपका जो आपका भी है जी। क्या बोलते हैं, जर्मन लिटरेचर हो गया, सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। लेकिन अभी के ट्रेंड्स में ब्रिटिश के साथ साथ बहुत ज़्यादा फॉरेन जो है आपके लिटरेचर उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपके लियो टॉल्स्टॉय हो गए या फिर जर्मन फ्रेंच मिखेल बाख्तिन और इन चीज़ों से। बाकी आपको अगर पढ़ना है तो लिटरेरी थ्योरीज बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा मॉडर्न पे फोकस है। इसमें जैसे इंग्लिश को जनरली बच्चे मानते हैं कि थोड़ा सा टफ है क्योंकि लैंग्वेज है और वो हमारे जनरल यूज़ में नहीं करता है ना, डेली लाइफ स्टाइल में हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो ये कैसा चैलेंज रहा आपके साथ कि एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में हम उसको देखते हैं और डेली रूटीन में हम तो उसका उपयोग करते भी नहीं, तो एक रुझान जो है आपका मतलब इसी विषय को ही लेना है करके इसका थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली सर मेरे घर में बहुत ज़्यादा इंग्लिश का माहौल शुरुआत से रहा है। हाँ जी। क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तब से वो हैरी पॉटर मूवीज़ अगर आप जानते हो तो बहुत ज़्यादा शुरुआत से हम लोग को हैरी पॉटर मूवीज़ हो गई या फिर नार्निया की मूवीज़ हो गई, तो फॉरेन से बहुत ज़्यादा हम लोग को कनेक्शन शुरुआत से पापा जी सीडीज़ लाते थे तो हम देखा करते थे, चाहे डिज्नी की मूवीज़ हो चाहे कुछ भी हो, तो एक वहाँ से शुरुआत हो गई थी। फिर क्योंकि पापा जी का खुद का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश था तो हम लोगों को इंग्लिश में बुक्स पढ़ना
और सब चीज़ें नॉवेल्स वगैरह पढ़ना, इसके लिए स्टार्टिंग से हम लोगों को वो किया जाता था कि आप एनकरेज किया जाता था कि आप आगे से आगे उसे पढ़ते जाओ। फिर विथ टाइम मेरा और इंटरेस्ट इसमें बढ़ते चला गया, और स्कूल में भी मैं इंग्लिश वगैरह में ही चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती थी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही इंग्लिश है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इंग्लिश लिटरेचर में आगे बढ़ना। अच्छा, ये जब नेट जीआरएफ जिस समय आप हुई, तो जब आप पेपर दिला के आए नेट का, तो उसके बाद आपको लगा कि मैं जीआरएफ क्वालिफाई हो जाऊंगी? शुरुआत में थोड़ा सा डाउट था, लेकिन घर में ऐसा सपोर्ट है कि मुझे बस आगे बढ़ते जाना है। तो मेरे को बस ये ना स्टार्टिंग से कहा गया था कि आप कुछ भी करो, हम लोग साथ हैं, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है। क्यों ऐसा सोचते हो कि अगर एक चीज़ आपने पा लिया है तो आप नेक्स्ट की तरफ नहीं जा सकते हो। जैसे मैंने जून अटेम्प्ट में आपका नेट जो है वो क्लियर कर लिया था, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या आगे। तो हम लोगों का घर में बहुत डिस्कशन हुआ कि आगे क्या कैरियर ऑप्शंस हम लोग चूज़ कर सकते हैं। फिर फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, जीआरएफ के लिए 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कोशिश ही तो करनी है थोड़ी सी और, तो इसको अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले अटेम्प्ट में आप केवल नेट थे? नहीं, एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट में नेट, अच्छा, थर्ड अटेम्प्ट में नेट जीआरएफ। हाँ जी। मैं बताना चाहूँगा कि नेट में जीआरएफ क्वालिफाई करना जी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि टॉप के 1% लोग का ही सिलेक्शन उसमें होता है जीआरएफ के लिए, जिसमें गवर्नमेंट की ओर से पीएचडी करने के लिए उनको एक फेलोशिप दिया जाता है। तो बात करेंगे कि आगे इनका जो जर्नी है इसमें उसको भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो विषय है उसके बाद जब रिजल्ट आया तो जीआरएफ तो एक अलग मन में खुशी हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले क्लैरिटी आ नहीं रही थी कि रिजल्ट में ही लेट हो रहा था, और अगर आप वेट करते हैं ना तो बहुत एग्जाइटी पैदा हो जाती है कि अब भरोसा था, मतलब मेरे पापा जी को बहुत भरोसा था, और फाइनली मैं उस भरोसे पे आगे उतर पाई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो हाँ, चलिए ठीक है। जो आपका जो विषय है इसमें जो फर्स्ट पेपर को आप कितना इम्पोर्टेंस देती हैं? फर्स्ट पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सिर्फ नेट निकालना चाहते हैं तो आप अपने सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीआरएफ निकालना है, कि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको एक फेलोशिप दे जिससे आप आगे रिसर्च कर सकें, और फेलोशिप भी बहुत अच्छी दी जाती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं 37,000 आपको पर मंथ दिया जाएगा। अगर आप बाहर रहते हैं, हॉस्टल के बाहर अगर आप रहते हैं, अपना पीजी में रहते हैं, तो 11,000 के अराउंड, अगर आप टियर 1 सिटी में, तो 11,000 के अराउंड आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, तो अराउंड 48,000 आपको पर मंथ दिया जाता है। फिर ये 2 साल तक चलता है जो ये वाला है। उसके बाद आपको 2 साल बाद जो आपका 37,000 है वो 42 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से आप 5 साल का जो एक पीएचडी है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गवर्नमेंट के फेलोशिप में कर सकते हैं। गवर्नमेंट की फेलोशिप एक बहुत अच्छा ये है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना है जीआरएफ के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट ही आपको पीएचडी कराएगी, ये मान के चलिए आप। पेपर 1 मतलब अगर आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको एक्चुअली में गेम चेंजर कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि क्या है ना, सब्जेक्ट हर कोई पढ़ता है जी। आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आप सभी पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको सबको लगता है कि पेपर 1 तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन उनके जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं रिसर्च आपको पढ़ना है तो आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है जो कि समझिए 100 पेजेस का रहता है। फिर आपको अगर कम्युनिकेशन की तरफ जाना है तो आपको वो पूरा पढ़ना है। तो अगर आप पेपर 1 बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उसमें आप 80+ स्कोर करते हैं, तो आपके लिए आगे का जो रास्ता है वो बहुत ईजी हो जाता है कि आप नेट के साथ साथ अगर आप इसमें अपना जो सब्जेक्ट है उसमें थोड़ा कम भी परफॉर्म करते हैं तो पेपर 1 आपके लिए बैलेंस कर जाता है। बोनस का काम आता है, बैलेंस कर देता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो जब मैंने नेट दिया था तब मेरे पेपर 1 में बहुत, जब मेरा नेट हुआ था तो पेपर 1 में मेरे बहुत कम नंबर आए थे, कुछ 66 मार्क्स आए थे 100 में, और सब्जेक्ट में मेरे वही 100 के अराउंड आए थे, तो टोटल में मेरा नेट हो गया था 68 आए थे। और अभी के टाइम पे मेरा 86 आया है पेपर 1। हाँ, 100 में मेरा 86 आया है, तो उसके कारण जो है वो बहुत सारे लोगों से आप अपने आप आगे हो जाते हैं कि अगर आप पेपर 1 पे बहुत अच्छा ध्यान देंगे तो आप अपने आप आगे हो जाएंगे। स्पेशली अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो कोई क्लैरिटी नहीं है कि पेपर कहाँ से पूछेगा। हो सकता है आपने एक तरीके से तैयारी की हो, आप सिर्फ फैक्चुअल तैयारी कर रहे हैं,
लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप आ गए, एनालिटिकल आ गए, आपको मल्टीपल चॉइस में दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए पेपर 1 अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वो बैलेंस आउट कर देगा, बहुत सारे लोगों से आगे निकाल देगा। अच्छा, इसके बाद आप आगे पीएचडी के लिए एनरोल हुए हैं कहीं? इसके हाँ, बारे में मेरा थोड़ा बताएं। रिजल्ट आ गया है, मुझे एडमिशन लेना है। अच्छा, उसके बारे में बताएं थोड़ा। एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में है, हाँ। वहाँ एडमिशन लेना है। जी। मैंने बहुत जगह पे सर्च किया, गूगल सर्च किए कि मुझे किस जगह पे जाना है, तो मैंने लिटरेचर छोड़ के अब मैं लैंग्वेज की तरफ बढ़ चुकी हूँ। मैं पहले इंग्लिश लिटरेचर पे फोकस कर रही थी, जिसमें हमें सारे शेक्सपियर, मिल्टन, इन चीज़ों को पढ़ना होता है। अब मैं इंग्लिश लैंग्वेज में चली गई हूँ, तो उसमें हमें लिसनिंग हो गया, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, इस पे फोकस करना होता है इंग्लिश से रिलेटेड। तो मैंने ये फील्ड चूज़ कर लिया है, और उसके लिए जब मैंने देखा कि पूरे इंडिया में कौन सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस टॉप में है, एशिया की वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको लैंग्वेज में फोकस करना है तो वो बेस्ट है। वहाँ आपको जर्मन हो गया, स्पेनिश हो गया, इटालियन हो गया, इन सारी लैंग्वेजेस में पढ़ाई होती है, और वो लैंग्वेज के लिए ही फेमस है। प्लस मुझे उसके बारे में ऑलरेडी एक आइडिया था, क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं उन्होंने पीजीसीटी का कोर्स किया था वहाँ से, जो कि जिसमें आपको असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं, और फिर आपको कुछ 1 मंथ का कॉन्टैक्ट कोर्स होता है। तो एक आइडिया था कि वहाँ किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और सर्च करने पे पता चला। लेकिन एक मुश्किल यहाँ पे ये आई कि यूजीसी नेट के बच्चों के साथ ये होता है कि अगर आप नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है, आपको इंटरव्यू देना है, उसके हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। लेकिन यहाँ के सेशन के साथ प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ भी 25-26 का सेशन चल रहा था, और उस टाइम वो लोग फॉर्म फिल करवा चुके थे नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए, तो नई जो नोटिफिकेशन है वो निकला ही नहीं। इसलिए मुझे फिर अभी जो नोटिफिकेशन निकला वो नॉन नेट कैटेगरी के लिए निकला। अच्छा। कि जो बच्चे जिनका नेट या जेआरएफ कुछ भी नहीं हुआ है, वो एंट्रेंस टेस्ट दे के आएँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो मैंने फिर सोचा कि क्योंकि 1 साल पूरा वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने फिर सोचा कि मैं एंट्रेंस दे देती हूँ, क्योंकि ये बाकी क्वालिफिकेशन पे है, लेकिन एंट्रेंस दे देने से मेरा साल बच जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ पे एंट्रेंस दिया, हैदराबाद जाके देना होता है उसका एंट्रेंस। इसके 3 कैंपस है जहाँ मैं जा रही हूँ, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की। इसके 3 कैंपस है, एक आपका शिलोंग में है, एक लखनऊ में है, और एक आपका हैदराबाद में। हैदराबाद वाला जो कैंपस है वो सबसे पुराना है और सबसे प्रतिष्ठित प्रेस्टीजियस है सबसे ज़्यादा। तो मुझे वहीं जाना था, इसलिए मैंने हैदराबाद में जाके एग्ज़ाम दिया। तो 70 मार्क्स का पेपर होता है वो, और मुझे उसमें 62 मार्क्स मिले, तो उसमें मेरा टॉप रहा था। उसके बाद फिर अभी इंटरव्यू के लिए मैं सेलेक्ट हो गई। फिर इंटरव्यू के बाद देने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आए, उसमें भी मेरा रैंक 1 है। चलिए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बस सब लेना है सर। जी जी, बिल्कुल। तो आपको उज्जवल भविष्य की और शुभकामनाएं, क्योंकि एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करने जा रही हैं, और निश्चित रूप से आने वाला जो कल है आपका उज्जवल है, निश्चित रूप से दिखेगा, क्योंकि आपका जो रैंक है वो बता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि नारी शक्ति की जो मिसाल है, हमेशा से कहा जाता है कि नारी यदि कुछ करने पर उतर जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। इसकी साक्षात उदाहरण हमारी गीतांशी आदित्य, जिन्होंने नॉन कॉलेज होते हुए भी, है ना, नेट जेआरएफ इंग्लिश जैसे विषय में किया, और अभी टॉप की जो यूनिवर्सिटी हैं भारत की, वहाँ उन्होंने पीएचडी के लिए इनरोल हुई हैं, और वहाँ से पीएचडी करेंगे। फिर उसके बाद किसी टॉप के यूनिवर्सिटी में, जेएनयू चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ वो प्रोफेसर के रूप में जाएँ, ऐसी हमारी शुभकामनाएँ हैं। जाते जाते मैं आपसे थोड़ा कहना चाहूँगा कि जो अभी जो सेट के एग्जाम हमारे छत्तीसगढ़ में होना है, अक्टूबर में, है ना, तो उसके लिए आप जो इंग्लिश के कैंडिडेट हैं, अभी जो परीक्षा दिला रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। कंपैरेटिवली सीजी सेट का पेपर इजी होता है नेट से, लेकिन अगर आप नेट की तैयारी करते हैं तो सीजी सेट आपका क्लियर बहुत ईजिली हो जाएगा। तो मैंने भी दिया था, मैंने पहले नेट की तैयारी की थी, जिसमें मेरा कुछ 2-3 क्वेश्चन के कारण मेरा नहीं हो पाया था उस टाइम नेट, लेकिन फिर मैंने सीजी सेट का एग्ज़ाम दिया था, और उसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो अगर आप सीजी सेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नेट को अपना वो बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए, ताकि आप अगर उसके लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपका सीजी सेट अपने आप हो जाएगा। फिर मैं वही कहूँगी कि आपको पेपर 1 पे फोकस करना होगा, क्योंकि अपना सब्जेक्ट हर कोई पढ़ता है। सबको ये लगता है कि बाकी वाला चीज़ तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
और आपको उस पर ज़्यादा अगर आप फोकस करेंगी, अगर आप उसमें बहुत अच्छा करेंगी, तो आपका ये वाले चीज़ के साथ आप बैलेंस अच्छा कर सकते हैं और तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ आगे ले जाएगा। इसलिए सीजी सेट की तैयारी करनी है तो नेट चूज़ करिए, क्योंकि उसी का कुछ इजी वर्जन ये होता है। मैं बहुत नहीं बोलूँगी, बहुत इजी नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो सीजी सेट के लिए तो बस यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गीतांशी आपका कि आप हमारे चैनल पर आए। और हमारे जो नए कैंडिडेट इंग्लिश विषय में यदि वो सेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए निश्चित रूप से आपका जो वीडियो लेक्चर है उनको एक नया मार्गदर्शन प्रदान करेगा, एक मोटिवेशन उनको प्रदान करेगा। क्योंकि जब एक लड़की सामने सफलता की शिखर पर रहती है तो वो बहुत लोगों को प्रभावित करती है। खासकर लड़कियाँ जो ये कहती हैं कि हम शायद हमारे लिए बहुत बंदिशें हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनके लिए आप एक मिसाल हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं खासकर अभी यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सब ग्रामीण परिवेश के, आप भी ग्रामीण परिवेश के हमारे आसपास के ही हैं, है ना। कोई एकदम हाई बड़े सिटी से आप पढ़ी लिखी नहीं है ना। तो बस जो बच्चे देख रहे हैं, जेएलएनडी जवाहरलाल नेहरू प्राइवेट कॉलेज से पास आउट है हमारी गीतांशी, लोकल हमारे भारतवार की रहने वाली है। बताइए, जब वो नेट जेआरएफ जैसे विषय घर में बैठकर क्वालिफाई कर सकती हैं, सब चीज़ तो आप भी कर सकते हैं। बस आप एक इच्छा शक्ति रखिए मन में कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए मोटिवेटर से हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को।